हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं दोस्तों, वह भारत सरकार के कर्मियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल इन तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां ऐसी है जिसे आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, उससे आप महरूम हो जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उसको सामान्य अर्थों में कर्मचारी LWP के नाम से जानता है या नो वर्क नो पे के नाम से जानता है। लेकिन उसमें बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है जिसको आज मैं कंप्लीटली सोल्व करने वाला हूं। आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न सोल्व होने वाले हैं। पहला प्रश्न सोल्व हम करेंगे कि LWP और EOL क्या है, इसमें क्या अंतर है। दूसरा हम देखेंगे कि इन्हें स्वीकृत करने के लिए क्या आधार है, या फिर कहें इसे कब स्वीकृत किया जाता है। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि इस अवकाश को कोई भी कर्मचारी कब ले सकता है, ठीक है। और चौथा है कि हमारे सर्विस पर, हमारे सेवा अवधि पर इसके कौन कौन से प्रभाव पड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार के जो रेलवे कर्मचारी है उनके लिए जो एक HRMS मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है उसमें इस लीव को कैसे वो ले। तो इस तरह इसके अलावे भी कई ऐसे प्रश्नों का भी इसमें समाधान होने वाला है जिसको आज से पहले आप किसी भी वीडियो में या फिर YouTube के इतिहास में नहीं देखा है। तो बिल्कुल कंप्लीटली वीडियो के इन तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए हम लौटते हैं मूल टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां देख लीजिए हमारा हेडिंग है LWP और EOL। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और खासकर हम रेलवे कर्मचारियों के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रेलवे कर्मचारी के लिए है, भारत सरकार के किसी भी सेक्टर में वो कर्मचारी हो उस पर भी यह समान रूप से लागू होता है। इसके अलावे राज्य सरकार के कर्मियों पर भी इसका असर पड़ता है या उसे भी इसका फायदा होता है, ठीक है। तो सामान्य अर्थों में हम LWP के नाम से जानते हैं। EOL एक नया शब्द है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे इसी वीडियो में, वो सारे कंफ्यूजन सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो LWP का फुल फॉर्म होता है लीव विदाउट पे, जिसको आप हिंदी में अवैतनिक अवकाश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कई बार कर्मी जो है LWP को नो वर्क नो पे के नाम से भी जानता है। सामान्य अर्थों में नो वर्क नो पे NWNP के नाम से जानता है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं हमने दूसरे प्रकार के लीव EOL की चर्चा की है, वो उसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसे आप हिंदी में अनुवाद करें असाधारण अवकाश, ठीक है। तो ये इसका मेरे ख्याल से इन दोनों का फुल फॉर्म या फिर अर्थ से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन सोल्व हो गए। अब देखिए होता क्या है, एक बहुत बड़ा प्रश्न खास करके उन कर्मचारियों के लिए उभरता है जो विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है। खासकर हम जैसे रेलवे कर्मचारी जो मिनिस्ट्रियल कोटा से आते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो कि मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पहलू को याद करना पड़ता है, तो उसका मैं कंप्लीटली अध्ययन इसमें प्रस्तुत करने वाला हूं। तो हम कोई भी लीव लेते हैं ना, वो भारत सरकार का एक कानून बना था, CCS लीव रूल्स 1972 का रूल नंबर 32। अब रही बात ये CCS क्या होता है, सेंट्रल सिविल सर्विस, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 का रूल 32। ये LWP बोलिए या EOL बोलिए, इससे संबंधित है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई भी लीव है आज के दौर में जो कर्मी वहन करता है, प्राप्त करता है, वो 1972 के लीव रूल पर ही आधारित है। तो आई होप कि यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि इसके स्वीकृत करने का क्या आधार है, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किस आधार पर हमारे लिए यह लीव सैंक्शन करता है। तो बिल्कुल ध्यान होकर सुनिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वो रूल पढ़ना पड़ेगा। तो हम उन रूल में से छांट कर जो क्या बोले निचोड़, वो निचोड़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जानकारी के अभाव में लोग कहां कहां गलतियां करते हैं वो देख लेते हैं।
पहला इनका आधार होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें यह लीव देता है, तो पहला है कि अन्य अवकाश देय ना हो, यानी जब कर्मचारी के खाते में कोई अन्य लीव ना हो, खासकर जब हम जो है कि LAP बोले, LHAP बोले या अन्य कोई लीव बोले, मतलब कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार का लीव नहीं है, तो कर्मचारी यह लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। LWP बोले, अभी मैं LWP वर्ड ले रहा हूं, EON मैं बाद में प्रयोग करूंगा, ये कहां पर इसमें समस्या उत्पन्न होती है वो मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी उसको LWP के नाम से ही जानते हैं और आज भी उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो LWP सैंक्शन करने का पहला आधार यह है कि कर्मचारी के खाते में कोई अन्य अवकाश न हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा आधार यह हो सकता है कि मान लीजिए कर्मचारी के खाते में वो लीव है, अन्य प्रकार के लीव है, तो अभी तक मान्यता क्या है, खासकर हमारी यह दोष यह है कि हम सुनी सुनाई बातों पे ही विश्वास करते आते हैं और उन्हें ही फॉलो करते रहते हैं। यह विचार दिया जाता है कि कर्मचारी के खाते में यदि कोई अन्य बैलेंस है, लीव बैलेंस है, तो आप LWP नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। वर्तमान रूल के हिसाब से यह उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कर्मचारी के खाते में लीव बैलेंस है, लेकिन यदि वह कर्मचारी इसके लिए अगर लिखित में आवेदन करे तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसे स्वीकृत कर सकता है। अब वो कब कब ऐसा करता है वो हम बताने वाले हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पे निचोड़ निकाला है वो है कि बिना अवकाश अनुपस्थित अवधि के लिए भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी से स्वीकृत कर सकता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 10 दिनों का अवकाश लेकर जाता है, 10 दिनों की छुट्टी लेकर जाता है, लेकिन जिस काम के लिए वो जाता है 10 दिनों में वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो उसके बाद क्या होगा, वह ड्यूटी पे नहीं लौट पाएगा, तो वह जो एक्स्ट्रा दिन वह अनुपस्थित रहा तो उसे क्या करेंगे, तो हमारी अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारा अटेंडेंस चेक करता है, वह एब्सेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब कर्मचारी बिना छुट्टी के अब्सेंट हो जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब्सेंट हो जाता है, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जब यह दोबारा रीज्वाइन करने के लिए, मतलब दोबारा योगदान देने के लिए आवेदन करेगा, स्थिति यहाँ पे हो सकती है। मान लीजिए 10 दिन का लीव लेकर हम जाते हैं, तो 10 दिन के अंदर जब तक हमने लीव लिया है उसके बाद आके हम डायरेक्ट ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पे वह होती है कि 10 दिन के बाद मान लीजिए 10 दिन हम अब्सेंट हो गए, यानी टोटल 20 दिन हम रह गए, तो अब क्या करना होगा, आप ड्यूटी डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। आप अपने हायर अथॉरिटी को ड्यूटी के लिए अपील करेंगे और बताएंगे कि 10 दिन का हम लीव लेकर गए थे और 10 दिन हम एक्स्ट्रा रह गए, उसका जो है जेन्युइन कारण आप बताएंगे। हो सकता है आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जाए, वो अलग मसला है। उसके बाद आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो इस अब्सेंट पीरियड के लिए वह LWP सैंक्शन कर सकता है। अब वो उनके ऊपर है कि वह उस एब्सेंटी पीरियड को आपके लीव में वो कंटिन्यू कर दे, वो अलग बात है। लेकिन वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो आपका बिना अवकाश अनुपस्थित अवधि के लिए भी LWP सैंक्शन कर सकता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो जानना हमारे लिए आवश्यक है कि LWP या जो अनुपस्थित रहने का समय है, अब्सेंट रहने का समय है, खास करके सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो अधिकतम 5 साल तक अनुपस्थित रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए लोग यह चॉइस करता है कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए। इसमें एक प्रकार का सेफ्टी आ जाता है कि अगर हम अब्सेंट हो भी जाए, अब सवाल है 5 साल तक कर्मचारी अब्सेंट रहकर पुनः वापस आकर ड्यूटी, जो भी विभागीय प्रक्रिया है उसके तहत वह ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसकी एक लंबा प्रोसेस होगा कि किस अधिकारी को कितना दिन सैंक्शन जो है कि करने की अथॉरिटी है, 5 साल। लेकिन 5 साल जैसे ही क्रॉस करेगा तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी ने वर्तमान पद से त्याग पत्र दे दिया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 5 साल तक आप LWP सैंक्शन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने बिना सूचना के 5 साल तक अनुपस्थित हो गए, यानी 5 साल के बाद जैसे ही 5 साल क्रॉस करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी ने इस पद से, इस विभाग से रिजाइन कर दिया है, उसके बाद आप नौकरी पर वापस नहीं आ सकते हैं।
तो एक प्रश्न होता है ना कि कर्मचारी अधिकतम कितना दिन अब्सेंटी दिखा सकता है या अनुपस्थिति दिखा सकता है, तो अधिकतम 5 साल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यानी यह अवकाश जो है कि यहाँ पे नोट में हमने दे दिया है अधिकतम अवधि 5 साल के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक वो LWP सैंक्शन करा सकता है। अब देखिए स्थिति क्या होती है, मान लीजिए ये सैंक्शन या लीव जो है सैंक्शन हो जाता है, तो क्या क्या कंडीशन होता है वो देख लीजिए। यहां पे पहला कंडीशन होता है कि अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है, यानी LWP को कर्मचारी के अवकाश खाते यानी लीव बैलेंस से किसी प्रकार का डिबेट नहीं किया जाता है, उससे घटाया नहीं जाता है ना। अब मान लीजिए हमने LWP सैंक्शन कराया, मेरे खाते में LAP है, तो भाई क्यों, हम तो LWP सैंक्शन कराए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके खाते से किसी अन्य प्रकार के लीव को माइनस नहीं किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें जानना है कि इसे अन्य अवकाश के साथ शामिल किया जा सकता है, अन्य अवकाश के साथ, यानी आप LWP को अन्य लीव के साथ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप जो है कि 10 दिन का LAP अभी यहीं पे दिया था हमने, बिना अवकाश अनुपस्थिति के लिए 10 दिन का LAP लिया आपने, उसके बाद आप 30 दिन 40 दिन 2 महीना अब्सेंट हो गए, तो वही है कि इसे अन्य अवकाश के साथ LAP के साथ आप LWP सैंक्शन करा सकते हैं। लेकिन यहां पे है एक्सेप्ट CL, यानी CL को आप नहीं कर सकते। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि LWP को किस लीव के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि CL के साथ इसे शामिल आप नहीं कर सकते। जैसे CL के साथ आप PL शामिल नहीं कर सकते, CR शामिल नहीं कर सकते, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। LAP CL के साथ ये कंडीशन होता है। वहीं CL के साथ क्या होता है कि 2 CL के बीच आप रेस्ट या NH ले सकते हैं, वहीं LAP के बीच आप CL या रेस्ट नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह ये LWP के बीच में आप रेस्ट या NH नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अब इसका अगर कंप्लीट जानकारी चाहिए तो लीव के लिए जो CL का स्पेशल कंडीशन है उसको मैंने बाकायदा 2 वीडियो में अपलोड किया है, वहां प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए अधिकतम अवधि, इसे आप कितना अधिकतम समय के लिए स्वीकृत करा सकते हैं, पहला प्रश्न होता है। अब यहां पे देखिए, अभी नोट में आपने यहां पे देख ही लिया कि कोई भी कर्मचारी अधिकतम 5 साल तक इसे स्वीकृत करा सकता है, लेकिन यहां पे शर्त है, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि 2 स्थिति हो जाती है। ये जो 5 साल वाला शर्त है यह स्थायी कर्मचारी के लिए है, परमानेंट एम्प्लॉय के लिए है, वह अधिकतम इसे 5 वर्ष के लिए स्वीकृत करा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसे अन्य अवकाश के साथ भी अधिकतम 5 साल के लिए ही स्वीकृत करा सकते हैं। मान लीजिए कर्मचारी के खाते में 300 LAP है, वह 300 LAP ले लेता है, उसके बाद 5 साल के लिए यानी वो 300 LAP प्लस और डेढ़ मिल के अधिकतम आप 5 साल के लिए ही यानी 5 इयर्स के लिए ही टोटल लीव ले सकते हैं। मतलब हो गया किसी प्रकार के लीव को अधिकतम एक स्पेल में 5 साल तक लिया जा सकता है, क्लियर है। और दूसरा यह हो गया परमानेंट स्टाफ के लिए, दूसरा है अस्थायी कर्मचारी के लिए, है ना, जो परमानेंट नहीं है ना, उसके लिए है कि कई कंडीशन है कि अगर वह LWP सैंक्शन कराता है तो यहां बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, अगर आप पढ़िएगा रूल पढ़िएगा तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उनमें से हमने छान के बाहर निकाला क्या, अस्थायी कर्मचारी है, पहला शर्त यह है वह बीमारी की स्थिति में लेना चाहे तो वहां देखिए विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, वह मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देता बल्कि किसी अन्य कारण से हमको ड्यूटी नहीं करना है या मेरी तबीयत खराब है, जो भी कारण दिखा, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट अगर वह नहीं देता है तो 3 महीना के लिए यह लीव ले सकता है। पहला यह स्थिति है। कब? दूसरी स्थिति, और यह स्थिति होती है लेस देन 1 ईयर से कम, 1 साल से कम सर्विस अगर उनकी है, मतलब वह कर्मचारी अस्थायी और दूसरा अभी उनकी 1 साल भी पूरी नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के वह 3 महीना ले सकता है, और अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देता है तो उनका दोगुना यानी 6 महीना तक इसे सैंक्शन किया जा सकता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वही शर्त यह होता है कि जब कर्मचारी 1 साल की सर्विस पूरी कर चुका है ना, यहां पे लिखा है मैंने, प्लस 1 साल की अगर सेवा है और वह मेडिकल सर्टिफिकेट लगाता है तो
उसे 18 महीने की छुट्टी मिल जाएगा, यानी LWP मिल जाएगा। अब ये स्थिति होता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तो दे रहा है, किस चीज का मेडिकल सर्टिफिकेट देगा? फेफड़ा का क्षय रोग, यानी फेफड़े में कोई बीमारी है, उसका इलाज यदि वह किसी निजी डॉक्टर के पास, अब जाहिर सी बात है प्राइवेट कर्मचारी है तो वह निजी डॉक्टर के पास ही कराएगा। ऐसा तो नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, खासकर हम जैसे रेलवे कर्मचारियों के लिए अगर कहा जाए, उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल की सुविधा है, उनको हर चीज फ्री मिलेगा। चाहे कितना आप करोड़ रुपए का इलाज करा लीजिए, रेलवे फ्री का इलाज कराता है, आपका सारा खर्च वहन करता है। तो उसके लिए प्राइवेट कर्मचारी है वो तो प्राइवेट डॉक्टर के अधीन रहकर इलाज कराएगा। वह इस चीज का अगर सर्टिफिकेट देता है कि मैं हृदय रोग का इलाज करा रहा हूं प्राइवेट डॉक्टर के अधीन, और वह उस डॉक्टर से लिखित में सर्टिफिकेट प्राप्त करता है कि यह बंदा मेरे अधीन इलाज करा रहा है, तो वह 18 महीने का लीव ले सकता है। यह LWP है ना। तो ये चीजें रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होती है कि रेलवे कर्मचारी भी अगर हृदय रोग का इलाज किसी प्राइवेट डॉक्टर के साथ करा रहा है, उनके यहाँ करा रहा है, तो भाई साहब उससे एक सर्टिफिकेट लेगा, यानी डॉक्टर साहब अपने लेटर पैड पे लिखेंगे, जिसको आप प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, PMC जिसे आप बोलते हैं, वो देगा और वो अधिकतम 18 महीने का ले सकता है। लेकिन अधिकतम ये 18 महीने का इस स्थिति में है, और वह चाहे तो अधिकतम 5 साल का भी लीव ले सकता है। ये कंडीशन है। इसके अलावा और कंडीशन अभी मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरुआत में ही वो सारे प्रश्न देखे हैं। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा। स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं HRMS में भी ये चीजें करके दिखाने वाला हूं कि इसका प्रोसेस आप कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए। अभी हम हाजिर होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं और भी महत्वपूर्ण चीजें कि LWP कोई भी कर्मचारी किस आधार पे आवेदन कर सकता है और क्यों करना चाहिए, ये अभी आने वाले इसी वीडियो में दिखेगा। पहला तो आवेदन 3 आधार पर, मुख्यतः 3 आधार पर किया जा सकता है। यहां तक माइंड में आप सेट कर लीजिए। जब आप रूल पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी बातें दिखेंगी, लेकिन मुख्यतः 3 ऐसे कारण हैं जिसके आधार पे कर्मचारी LWP सैंक्शन करा सकता है। पहला जो कारण है वह है मेडिकल ग्राउंड पर, यानी चिकित्सा आधार पर कर्मचारी 18 महीने का LWP सैंक्शन करा सकता है। दूसरा है जो महत्वपूर्ण कारण है, टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडीज के लिए कर्मचारी 2 साल यानी 24 महीने का LWP सैंक्शन करा सकता है। यहां पे ये है, याद रखिएगा, बहुत सारे कर्मचारी यहां पे हायर स्टडीज दिमाग में रख लेते हैं, हम एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम LWP सैंक्शन कराते हैं, लेकिन नियम के अनुसार आपको टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडीज के लिए आप LWP सैंक्शन कराइए। ऐसे तो अधिकतम 5 साल तक सैंक्शन करा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन कारण ये होना चाहिए, इसका फायदा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, अभी हम प्रभाव वाले टॉपिक पर हम क्लियर करेंगे, और इसके लिए आप 24 महीना सैंक्शन करा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो हमने देखा है वो है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं, वैसी आपदा जो ईश्वर प्रदत्त है, यानी जिस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं है, वो अचानक आ जाती है, उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो जाए, बाढ़ हो जाए, अचानक बारिश हो जाए, तो ये सब चीजें जो होती है वो प्राकृतिक आपदा कही जाती है। मानव निर्मित आपदा क्या है, मुख्यतः इसमें है दंगा शब्द प्रयोग होता है। दंगा या जन विद्रोह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसी स्थिति में भी आप जो है कि LWP सैंक्शन करा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर हम कर दें कि ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, अचानक बाढ़ आ गई है, या फिर नदी में उफान आ रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, अब आपके यातायात का जो साधन है वो पूरी तरह से डूब गया है। बहुत सारे कर्मचारी ट्रेन से हो या बाय रोड हो आते हैं अपने कार्यस्थल पे, जब सड़क ही डूब जाएगा तो आप कैसे आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप हायर अथॉरिटी को, या जो आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आपका इंचार्ज है, उसको आप दूरभाष से सूचित कर सकते हैं कि हम नहीं आ सकते, ये वजह है और मुझे LWP लेना है। अब तो स्थिति और इजी कर दिया है कि आपको LWP लेने के लिए HRMS का सहारा लेना है, लेकिन वहां पर जो कंडीशन वो अभी मैं कुछ देर में ही सोल्व करने वाला हूं। तो ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, बाढ़ तो क्लियर हो गया, जन विद्रोह हो गया, जैसे घर से निकले दंगा शुरू हो गया,
दंगा में क्या है कि आप पहले नौकरी पे जाएंगे या अपनी जान बचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आप LWP सैंक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई दिन नहीं दिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्या है, अधिकतम तो आप क्लियर हो गए। अब क्या है, ये 3 स्थिति पे यदि आप LWP सैंक्शन कराते हैं, ठीक है। अब एक चीजें जो पीछे छूट गया है, अनुपस्थित रहने के आधार पर भी आपका LWP सैंक्शन किया जा सकता है। तो यहां पे क्या है, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एब्सेंट हुए हैं तो आपका वो एब्सेंट पीरियड को लीव में कन्वर्ट करेगा या LWP में कन्वर्ट करेगा। ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको सलाह नहीं दे सकते। लेकिन आप जब आवेदन करेंगे तो ये मुख्य 3 प्रकार है जिसके आधार पे आप LWP सैंक्शन करा सकते हैं। आप चाहे तो इनके बदले लीव भी ले सकते हैं। लीव में क्या होगा, आपको सैलरी मिलेगा, और LWP में आपको सैलरी नहीं मिलता है। अब चलते हैं LWP का क्या प्रभाव है। यहीं पे हम सारे लोग मार खा जाते हैं, बहुत क्लिष्ट है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा इसमें, तो वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं, आप बिल्कुल बारीकी से देखिए कि LWP का प्रभाव हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। पहला जो प्रभाव पड़ता है हमारे LAP पे, जो रेलवे कर्मचारी है वो समझ पा रहे हैं। LAP क्या होता है कि आपके साल में 2 बार, यानी 1 जनवरी को और 1 जुलाई को आपके खाते में 15 LAP क्रेडिट होता है। यहां पे LWP यदि आप हैं तो LWP की स्थिति में आपके जो भी है LWP उसका 1/10 माइनस किया जाता है आपके LAP खाते से। मान लीजिए कोई कर्मचारी 10 दिन LWP में रह गया, तो अगर उसका कितना माइनस करेंगे, 6 महीने में 15 एडिट होता है, लीव अकाउंट में LAP क्रेडिट होता है। अगर वो 10 दिन LWP में है या एब्सेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 10/10 करना, यानी 1/10, तो कितना हो गया 1, यानी 6 महीने में फिर उसका 15 नहीं 14 LAP क्रेडिट होगा। तो ये रूल लागू होता है। LHAP में थोड़ा अलग है, उसका 1/18 काउंट किया जाता है। यानी कोई भी आदमी अगर LWP सैंक्शन कराता है तो उसके लीव बैलेंस में से जो LHAP है उसका 1/18 माइनस किया जाता है। यानी कोई कर्मचारी अगर 10 दिन LWP में है तो LAP कितना माइनस करना है, 1/10 करेंगे तो 1 LAP माइनस हो जाएगा, यानी उसके खाते में 14 क्रेडिट करना है 6 महीने में। और अगर 10 दिन है, उसी 10 दिन में कितना होगा, 10 है तो 1/18 उसका करना है, यानी 10/18 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 0.5 से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब देखेंगे तो ये 0.5 से ऊपर हो जाता है, 5 से ऊपर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक LHAP भी काटेंगे, यानी उसके खाते में फिर कितना जुड़ेगा, 9 LHAP जुड़ेगा। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला पड़ाव है लीव और सैलरी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमारे बहुत सारे अब कर्मचारी जो रेलवे में आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, हायर एजुकेशन वाले हमारे छोटे छोटे पद पर आ रहे हैं, तो उसके लिए यह चीजें जानना बेहद ही आवश्यक है। अब वो दौर चला गया कि डीलिंग क्लर्क उसे डराकर धमकाकर उनका नुकसान करा सकता है। अब भाई पढ़े लिखे हैं, और इस वीडियो के बाद तो और आप शिक्षित हो जाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। लीव सैलरी क्या है, लीव सैलरी पे बिल्कुल असर पड़ता है इसका मतलब ही है कि आपने LWP का मतलब ही होता है लिव विदाउट पे। अगर आप एब्सेंट रहते हैं और फिर भी अगर LWP सैंक्शन कर दिया जाता है एब्सेंटी के बदले, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई काम नहीं किया, उसके बदले कोई वेतन नहीं, नो वर्क नो पे। यानी अगर कोई बंदा 10 दिन LWP में रहा और महीना अगर 30 दिन का है तो उसे सैलरी कितने दिन का मिलेगा, 20 दिन का मिलेगा। यानी 30 दिन में से 10 दिन की सैलरी को माइनस कर दिया जाएगा, केवल 20 दिन की सैलरी मिलेगा। यहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्लियर? तो देख रहे हैं कि ये 3 महत्वपूर्ण पड़ाव था, ये 3 पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है। अगला, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती, समझ रहा है। अगला जो दिक्कत होती है वो यहां पे होती है, ठीक है भाई साहब, इंक्रीमेंट, अलाउंस और भी चीजें पे। इंक्रीमेंट पे क्या करता है लोग, जानकारी के अभाव में, खासकर हमारी, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि जानकारी के अभाव में हम सुनी सुनाई बातों को ही लेकर चलते रहते हैं। हम ये जानने का प्रयास भी नहीं करते कि हमारा रेलवे सर्कुलर उस पर क्या कहता है।
है ना, लीव रूल उस पर क्या कहता है, तो उसको मैं छान कर लाया हूं। इंक्रीमेंट पर इसका दो तरह का प्रभाव पड़ता है, दो स्थिति में इसका होता है, दो स्थिति में होता है। आवेदन का प्रकार, यदि आपने इन तीनों में से किसी आधार पे अगर आपने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है, यानी मेडिकल आधार पे, टेक्निकल या साइंटिफिक आधार पे, या नेचुरल या मानव निर्मित आधार पे जो होता है, मानवीय आपदा होता है, इन तीनों में से किसी आधार पे यदि आपने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो आपको इंक्रीमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इंक्रीमेंट मिलेगा। अब मिलेगा शब्द से मतलब है यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इंक्रीमेंट कब लगता है भाई साहब? एक साल में एक इंक्रीमेंट मिलता है किसी भी कर्मचारी को, बस चाहे वो सेंट्रल एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट का डेट 7th पे कमीशन के बाद दो डेट रखा गया है, यानी पहला इंक्रीमेंट 6 महीने पर देना है, चाहे 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई को। अगर किसी का 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है तो फिर आगे 1 जनवरी को ही इंक्रीमेंट लगेगा। अगर किसी का 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है तो आगे 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन टर्म और कंडीशन है वो आगे प्रमोशन की स्थिति में वो डेट आगे पीछे होता है। तो इंक्रीमेंट में मान लीजिए कोई भी कर्मचारी 180 दिन से ज्यादा, मान लीजिए 190 दिन एलडब्ल्यूपी में रहता है, ऐसी इन तीनों में से किसी भी स्थिति पर, तो उसको ये ड्यूटी मानते हुए अगले 1 साल में उसे इंक्रीमेंट देना है, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावे, इन तीनों के अलावे भी तो एक स्थिति है, आप अब्सेंट हो जाते हैं, या अदर देन, इन तीनों के अलावे किसी भी आधार पर आप एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराते हैं, खास करके मोटे अर्थों में दिमाग में रख लीजिए, आप अब्सेंट हो गए हैं और उसके बाद एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है, तो उसकी स्थिति में आपके इंक्रीमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर आप 365 दिन की ड्यूटी पे, मान लीजिए 365 दिन में एक इंक्रीमेंट मिलता है और बंदा 365 दिन में 180 दिन या 190 दिन अब्सेंट रह गया है, ऐसी स्थिति में अदर देन, यानी इन तीनों के अलावा किसी भी स्थिति में 190 दिन अब्सेंट रह गया है, तो बताइए क्या उनकी ड्यूटी 180 दिन हुआ? नहीं। इंक्रीमेंट देने के लिए पहली शर्त है कि कम से कम 180 दिन की ड्यूटी होनी चाहिए, तब उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। एलडब्ल्यूपी अगर वो अब्सेंट हो जाता है 180 दिन से ज्यादा, यानी उसकी ड्यूटी गिन के देखेंगे 180 दिन पूरा हो रहा है कि नहीं, अगर एक दिन भी कम होगा तो उस डेट को उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, फिर अगले इंक्रीमेंट डेट में इंक्रीमेंट लगेगा। अब वो इंक्रीमेंट का क्या फंडा है, इसको भी मैं किसी अन्य वीडियो में सोल्व करूंगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इंक्रीमेंट की दो स्थिति, इन तीनों की स्थिति में इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी अन्य स्थिति पे आपने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा या उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब अलाउंस की बात करते हैं कि एलडब्ल्यूपी की स्थिति में अलाउंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कई अलाउंस की हमने चर्चा कर दिया है। तो पहला देखिए, एचआरए, एलडब्ल्यूपी की स्थिति में क्या एचआरए मिलेगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी 6 महीने का एलडब्ल्यूपी सैंक्शन करा लिया है, तो क्या उसको एचआरए मिलेगा। यहां पे भी देखना है कि उसको सामान्यतः तो हम एचआरए नहीं देंगे, एचआरए नहीं देंगे, लेकिन यदि वह कर्मचारी इस बात को साबित करने में सफल हो जाता है कि इस एलडब्ल्यूपी की स्थिति में वह उसी क्वार्टर में रह रहा था, ये प्राइवेट क्वार्टर में। कई बार स्थिति यह होता है कि एचआरए कब प्रदान किया जाता है किसी भी कर्मचारी को। मान लीजिए रेलवे कर्मचारी, अगर रेलवे उसे क्वार्टर मुहैया नहीं करा पाती है तो उसके बदले उसे हाउस रेंट हम देते हैं, जिसको हम एचआरए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, उसको हम एचआरए प्रदान करते हैं, रेलवे देती है। वो टर्म एंड कंडीशन है कि किस पे के आधार पे क्या मिलेगा, उसको मैं किसी अन्य वीडियो में सोल्व करूंगा इसको, है ना। तो एचआरए ऐसी स्थिति में तो नहीं मिलता, लेकिन यदि वह साबित कर पाता कि इस एलडब्ल्यूपी की स्थिति में वह प्राइवेट क्वार्टर में ही रह रहा था, किराए के मकान में ही रह रहा था, तो भाई साहब उसको एचआरए मिलेगा, है ना। क्योंकि उस स्थिति में भी उसने किराए का भत्ता, मकान किराया भत्ता, उन्होंने मकान का किराया पे किया है ना। तो चीजें चलिए, डीए में भी आपको सोच समझ कर देखना है वही चीजें कि अगर इन 3 चीजों में, इस 3 स्थितियों के लिए अगर उन्होंने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो डीए मिलेगा। इन 3 स्थितियों पर 1, 2, 3 ये जो 3 स्थिति लिखेगा, इस आधार पे अगर उन्होंने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो उसे डीए मिलेगा, है ना। डीए यहां चर्चा है कि जब बेसिक मिल रहा है तो डीए मिलना ही मिलना है। ओटीए, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ओटीए का मतलब क्या, अब आप बता सकते हैं
कि यहाँ पे ओटीए मिलेगा या नहीं। ओटीए का मतलब ही होता है ओवर टाइम पेमेंट, सॉरी ओवर टाइम अलाउंस। बट ड्यूटी के अलावा जो 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स होती है, कहीं पे 12 घंटे की ड्यूटी आवर्स होती है, इसके अलावा भी अगर उन्होंने ड्यूटी किया है तो उसको एक ओटीए के नाम से अलाउंस मिलता है। तो जब वो बंदा ड्यूटी ही नहीं किया तो क्या ओटीए मिलेगा? तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है, उन्होंने ड्यूटी किया ही नहीं तो ओटीए कैसे मिलेगा। चलिए अगला है टीए। टीए दो अर्थों में लिया जाता है, एक ट्रेवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कहते हैं परिवहन भत्ता और ट्रेवलिंग अलाउंस को कहते हैं यात्रा भत्ता। परिवहन भत्ता पे के हिसाब से कर्मचारी को मिलता रहता है हर महीना, और ट्रेवलिंग अलाउंस उनके जो है कि यात्रा भत्ता पे डिपेंड करता है। कोई भी कर्मचारी अपने कार्यस्थल से, जहां पे उनका कार्यालय है, वहां से, नियम है 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर अगर वह सफर करता है, 8 किलोमीटर दूर अगर उन्हें ड्यूटी करना होता है तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से 30%, 70%, 100% ये है। अब टीए पर मैं कभी किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा, तो उसके लिए उसको टीए मिलता है। तो यहां पर क्या है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जा रही है, यानी परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ता, परिवहन भत्ता। अब यहां पे बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, ऐसी स्थिति में लोग कह देता कि उसको परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा, अगर एचआरए नहीं मिला, डीए नहीं मिला, ओटीए नहीं मिला तो टीए कैसे मिलेगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कोई भी कर्मचारी जो एक कैलेंडर मंथ है, उस मंथ पीरियड में अगर एक दिन भी उसने ड्यूटी किया है, यानी केवल एक दिन अगर उन्होंने ड्यूटी किया है उस महीने में, तो उसका पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। याद रखिए फिर से, अगर उन्होंने उस महीने में एक दिन भी ड्यूटी किया है, यानी अगर महीना 30 दिन का है और वो 29 दिन एलडब्ल्यूपी में रह गया और केवल एक दिन उन्होंने ड्यूटी किया, तो उसको पूरा टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि ये चीजें अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो है एमएससीपी। एमएससीपी पे क्या प्रभाव पड़ता है? हम बार बार अपने कर्मचारियों को सलाह देते हैं कि भाई आप अब्सेंट मत हो। अब्सेंट होंगे वही चीजें होगी, आप काम नहीं करेंगे, उनके बदले आपको पैसा नहीं मिलता है, यानी नो वर्क नो पे हो जाता है। अब्सेंट होता है तो चार्जशीट मिलता है अलग, लफड़ा होता है अलग। लेकिन यदि आप एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराते हैं तो ये हो गया वैध रास्ता, यानी आप सही रास्ते से जा रहे हैं। अब्सेंट हो गए तो वो गलत रास्ता हो गया, उसका आप सर्विस रिकॉर्ड पे भी असर पड़ता है। हम सामान्य भाषा में उसे कहते हैं रेड, सर्विस रिकॉर्ड लाल करना है, वो नहीं करना है, बल्कि आप प्रॉपर चैनल जाइए, एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराइए। आपको ड्यूटी नहीं करना है, अधिकतम 5 साल आप करा सकते हैं, कराइए। तो इससे क्या होता है कि एमएससीपी पर असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? दोनों स्थिति है। अगर आपने यही तीनों स्थिति यानी मेडिकल ग्राउंड, टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडीज और नेचुरल या मानवीय आपदा, इन स्थिति पर अगर आपने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो एमएससीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एमएससीपी वाली बात क्या होती है? कर्मचारी को एमएससीपी कब दिया जाता है? यानी कर्मचारी को हर 10 साल में एक एमएससीपी दिया जाता है यदि उसे नियमित पदोन्नति नहीं दिया जाता है। यानी अगर आपको प्रमोशन नहीं होता है तो हर 10 साल में एक एमएससीपी ले सकते हैं, यानी अपने सर्विस पीरियड में 3 प्रमोशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एमएससीपी कैसे निर्धारित होता है उस पर भी मैं कभी बात करूंगा और क्लियर ढंग से, क्योंकि वीडियो हर चीज पे अगर हम बात करें तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर इन 3 स्थितियों पे अगर आपने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो एमएससीपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मान लीजिए आपकी नौकरी शुरुआत हुई है, आप ज्वाइन हुए हैं 1 जनवरी 2010 ईस्वी को, तो 10 साल ऐड कर दीजिए, 1 जनवरी 2020 ईस्वी को आपको एमएससीपी ड्यू हो जाता है। जितना भी लेट हो, एमएससीपी में क्या होता है कि हम कर्मचारी को एक स्टेप ऊपर कर देते हैं, यानी एक लेवल आगे बढ़ा देते हैं। अगर लेवल 1 में कर्मचारी है तो उसको लेवल 2 में देते हैं, लेकिन उसका पदनाम है, डिजिग्नेशन है, वो सेम रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। कोई कर्मचारी अगर लेवल 5 में है तो एमएससीपी के तहत उसको अगले स्टेप यानी लेवल 6 में हम पदोन्नत करते हैं, लेकिन उसका पदनाम वही रहता है। तो एमएससीपी का ये फैक्टर है ना। तो बहुत सारे कर्मचारी ये होता होगा कि लेवल 6 में चला गया, पदनाम वहीं के वहीं है, तो ये चीजें एमएससीपी के तहत आता है। और अगर इसके अलावे मान लीजिए अगर आप अब्सेंट हो जाते हैं, अदर देन यहां पे लिख देता हूं मैं, अदर देन किसी, और इसके अलावे इन तीनों के अलावे किसी भी आधार पे यदि आप एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराते हैं, मान लीजिए अब्सेंट हो गए, लंबा अब्सेंट होने के बाद आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं
और आपका हायर अथॉरिटी उसको एलडब्ल्यूपी में सैंक्शन किया है तो उसको एमएससीपी में देखा जाता है, यानी उन अब्सेंटी पीरियड को माइनस करके बाकी 10 साल हम जोड़ते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप 6 महीना अब्सेंट हो गए तो एमएससीपी नौकरी ज्वाइन करने के बाद 10 साल प्लस 6 महीना, यानी इस तरह आगे बढ़ के आपको एमएससीपी के लिए एलिजिबल माना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पेंशन और ग्रेच्युटी यहां पे भी असर पड़ता है, बार बार इसलिए कहते हैं एब्सेंट नहीं होना है। इन 3 आधार पे अगर आपने एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराया है तो ग्रेच्युटी पर, पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदर देन किसी और आधार पे यदि आप एलडब्ल्यूपी सैंक्शन कराते हैं, यानी वही चीजें एमएससीपी वाली बात यहाँ पे लागू होती है। इन 3 आधारों पे जैसे एमएससीपी पे कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह पेंशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर इसके अलावा मान लीजिए सिंपल सा वर्ड कहते हैं एब्सेंट हो गए तो भाई पेंशन या ग्रेच्युटी पे भी असर पड़ेगा। तो इस तरह इसके महत्वपूर्ण प्रभाव है, इफेक्ट है कि किन चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अब समझ में आ गया होगा। अब महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देना है, अभी तक मैं एलडब्ल्यूपी और ईओएल को अलग अलग देख रहा हूं, लेकिन अब आइए बिल्कुल बारीकी से समझिएगा कि एलडब्ल्यूपी और ईओएल एक तरह से दोनों सेम है। वो सेम इसलिए है कि सामान्य तौर पर कर्मचारी एलडब्ल्यूपी का प्रयोग करता है और इसका ऑफिशियल नाम ईओएल है। ये कर्मचारी समस्या तब उत्पन्न हुई जब वो एचआरएमएस से लीव अप्लाई करना चाह रहा है और उसको एलडब्ल्यूपी वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिखता है। क्यों दिखेगा? जब ऑफिशियल लैंग्वेज एलडब्ल्यूपी है ही नहीं तो एलडब्ल्यूपी क्यों शो होगा? तो उसके लिए ईओएल है, यानी आप एलडब्ल्यूपी को ईओएल के रूप में ही जानिए। लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, शाब्दिक अर्थ भी अलग हो जा रहा है। किसी का होता है अवैतनिक अवकाश, किसी का होता है असाधारण अवकाश। तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी मैंने बता दिया वीडियो के शुरुआत में ही कैसे करना है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। मिलते हैं अभी हम आगे।